अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर फिजिक्स स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुल रज़ाक और चैप्टर 18 इलेक्ट्रॉनिक्स में हम एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस स्टडी कर रहे हैं। और आज हमने शॉर्ट क्वेश्चन 18.10 से स्टार्ट करना है। तो डिटेल डिस्कशन के लिए व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम चैप्टर 18 इलेक्ट्रॉनिक्स में एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। आज का हमारा पहला शॉर्ट क्वेश्चन है 18.10 What is principle of virtual ground? Apply it to find the gain of an inverting amplifier। तो हम सबसे पहले इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का मॉडल यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर का सिंबल ड्रॉ करते हैं इस तरह से, और अब इसके बाद इसके टर्मिनल्स रिप्रेजेंट करते हैं। ये इसका आउटपुट टर्मिनल है। इसके अलावा यहाँ पे इन्वर्टिंग टर्मिनल मौजूद है और इस जगह के ऊपर हम ड्रॉ कर रहे हैं नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। यहाँ पे कॉमन ग्राउंड टर्मिनल ड्रॉ किया जा रहा है और जो कॉमन टर्मिनल है उसे हमने ग्राउंड किया हुआ है। हमने जो इन्वर्टिंग टर्मिनल है उसके साथ एक रेजिस्टेंस भी कनेक्ट करनी है। तो यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं रेजिस्टेंस, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है रेजिस्टेंस R1। ये टर्मिनल है इन्वर्टिंग टर्मिनल, इसके लिए सिंबल V- लिख रहे हैं और जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है उसके लिए सिंबल V+ लिखा जा रहा है। इसके अलावा हमने एक रेजिस्टेंस इधर भी कनेक्ट करनी है। इस रेजिस्टेंस का नाम R2 है। इन दोनों टर्मिनल के अक्रॉस हमने आउटपुट हासिल करनी है। तो इस वोल्टेज को हम V आउटपुट लिख रहे हैं और यहाँ पे जहाँ पे कॉमन ग्राउंड है वहाँ पे पोटेंशियल 0 मौजूद है और यहाँ पे इस तरीके से हम सिंबॉलिक कनेक्शन रिप्रेजेंट कर देते हैं ग्राउंड के साथ। क्योंकि हम इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के तौर पे यूज़ कर रहे हैं और ओपन लूप गेन ऑपरेशनल एम्पलीफायर का बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, इसलिए V+ पे आने वाला सिग्नल किसी किस्म की डिस्टर्बेंस ना करे, तो उसको हम ग्राउंड कर देते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे हम बायसिंग टर्मिनल्स रिप्रेजेंट कर देते हैं, जिनके सिम्बल्स क्या हैं? जिनके सिम्बल्स हैं +VCC और -VCC। अब हमने चूंकि इनपुट इन्वर्टिंग टर्मिनल पे अप्लाई करनी है, इसलिए हम इन दोनों टर्मिनल्स के दरमियान में इनपुट कनेक्टेड रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम इनपुट वोल्टेज Vin कनेक्ट कर रहे हैं। और इसके अलावा चूंकि ऑपरेशनल एम्पलीफायर का इंटरनल स्ट्रक्चर हमें नहीं पता, तो हम V- और आउटपुट के दरमियान में इस मॉडल को डिस्कस करते हुए इस तरीके से रेजिस्टेंस R2 कनेक्ट कर रहे हैं, ताकि सारा करंट जो रेजिस्टेंस R1 से फ्लो कर रहा है, जिसका नाम I1 रखा गया है, वो सारा का सारा रेजिस्टेंस R2 से गुजरे। दैट मीन्स इस कॉमन पॉइंट P से करंट इस तरफ मुड़ जाए, क्योंकि अगर करंट ऑपरेशनल एम्पलीफायर के अंदर एंटर हुआ तो हम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर नहीं जानते, इसलिए हम नहीं ये बात पता लगा सकेंगे कि अंदर एम्पलीफिकेशन किस तरह से हो रही है, गेन किस तरह से आ रहा है। तो इसका एक ही तरीका है कि आप यहाँ पे रेजिस्टेंस R2 कनेक्ट करें, इसको जितना हाई कर सकते हैं उतना हाई कर लें। बस इस बात को इंश्योर करना है कि कोई करंट ऑपरेशनल एम्पलीफायर के अंदर एंटर ना हो, सारा का सारा करंट रेजिस्टेंस R2 से गुजरे। उसके बाद अब आप यहाँ पे ये कहेंगे कि हमने पॉइंट P के ऊपर किरचॉफ करंट रूल अप्लाई करना है। और किरचॉफ करंट रूल क्या है कि तमाम करंट्स का सम किसी कॉमन पॉइंट या नोड पे किसके इक्वल होता है? 0 के इक्वल होता है। और जो करंट कॉमन पॉइंट की तरफ फ्लो करता है वो पॉजिटिव लिया जाता है और अवे फ्लोइंग करंट नेगेटिव लिया जाता है। इस वजह से I1 और I2 आपस में इक्वल आ जाएंगे और ओहम्स लॉ के मुताबिक I V/R के इक्वल होता है। V पोटेंशियल डिफरेंस है, इस जगह के ऊपर हम पोटेंशियल डिफरेंस का सिंबल डेल्टा V यूज कर लेते हैं। तो इससे क्या होगा? यहाँ पे लिखा जाएगा डेल्टा V1/R1 और यहाँ पे लिखा जाएगा डेल्टा V2/R2। अब जरा देखिए इस डायग्राम में रेजिस्टेंस R1 के इस टर्मिनल के अक्रॉस क्या पोटेंशियल है? V इनपुट, और यहाँ पे क्या पोटेंशियल है? ये है V-। सो इस वजह से डेल्टा V1 की जगह पे हम लिखेंगे V इनपुट -V- डिवाइडेड बाय R1 और डेल्टा V2 की जगह पे क्या लिखा जाएगा? रेजिस्टेंस R2 के इस तरफ पोटेंशियल क्या है? इट इज़ V- और इस तरफ पोटेंशियल क्या है? इट इज़ V आउटपुट। तो ये दोनों बातें हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं।
जिससे इधर लिखा जाएगा V माइनस, इधर लिखा जाएगा V आउटपुट डिवाइडेड बाय R2। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। अब हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल ग्राउंड। तो प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल ग्राउंड के मुताबिक चूंकि ओपन लूप गेन आउटपुट ओवर इनपुट, दैट मीन्स V आउटपुट ओवर V प्लस माइनस V माइनस की वैल्यू 10⁵ या फिर 1 लाख या फिर 0.1 मिलियन के करीब है, तो ये वैल्यू इस कदर हाई है कि हमारा ऑपरेशनल एम्पलीफायर हमेशा सैचुरेशन में ऑपरेट करता है। तो अगर ये वैल्यू इस कदर हाई है कि बहुत छोटा सा जो पोटेंशियल डिफरेंस इनपुट के अक्रॉस आएगा वो भी सैचुरेशन में प्लस VCC या माइनस VCC आंसर देगा, तो इस वजह से हम इस वैल्यू को इन्फिनिटी के इक्वल कंसीडर कर लेते हैं। और ये तभी पॉसिबल है जब डिनोमिनेटर में मौजूद टर्म 0 हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि V प्लस माइनस V माइनस नियरली इक्वल टू क्या है, 0 है। दैट मीन्स V प्लस नियरली इक्वल टू V माइनस है। और अगर हमने V प्लस को ग्राउंड किया हुआ है तो जो V नेगेटिव है वो भी वर्चुअली ग्राउंड के ऊपर मौजूद है। जैसे कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि हमने पॉजिटिव टर्मिनल को ग्राउंड किया है तो V नेगेटिव भी वर्चुअल ग्राउंड के ऊपर मौजूद है। अब आपने ये नहीं कहना कि अगर V नेगेटिव V इनपुट पे है तो V प्लस भी वर्चुअली V इनपुट पे होगा। उसकी वजह यह है जो V नेगेटिव है वो V इनपुट के साथ कनेक्टेड है थ्रू अ रेजिस्टेंस R1। सो इसलिए V नेगेटिव के ऊपर V इनपुट मौजूद नहीं है। सो अब हम इक्वेशन नंबर 1 में V नेगेटिव की जगह पे 0 पुट करने जा रहे हैं, जिससे इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी V इनपुट माइनस 0 ओवर R1 इज इक्वल टू 0 माइनस V आउटपुट ओवर R2, या फिर सिंपली V इनपुट ओवर R1 इज इक्वल टू माइनस V आउटपुट ओवर R2, या फिर R2 ओवर R1 इज इक्वल टू माइनस V आउटपुट ओवर V इनपुट, या फिर V आउटपुट ओवर V इनपुट इज इक्वल टू माइनस R2 ओवर R1। और ये इक्वेशन है किसकी, ये इक्वेशन है गेन ऑफ एन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की, जिसमें गेन की वैल्यू रेजिस्टेंस R2 ओवर R1 के ऊपर डिपेंडेंट है। R2 को जिस कदर लार्ज बना लेंगे गेन की वैल्यू उस कदर ज्यादा होगी, प्रोवाइडेड दैट के करंट I1 I2 के इक्वल होना चाहिए। कोई करंट ऑपरेशनल एम्पलीफायर के इंटरनल पार्ट्स के अंदर एंटर नहीं होना चाहिए। अब हम देख लेते हैं कि हमने इस क्वेश्चन का आंसर राइट डाउन किस तरह से करना है। हमसे पूछा गया है कि वर्चुअल ग्राउंड का प्रिंसिपल क्या है और इसको अप्लाई कीजिए गेन ऑफ एन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर को फाइंड करने के लिए। तो हम किस तरह से आंसर करेंगे, टू अंडरस्टैंड प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल ग्राउंड consider the following model of an operational amplifier in the configuration of inverting amplifier। तो हमने यहाँ पे V माइनस के क्रॉस इनपुट प्रोवाइड की है थ्रू अ रेजिस्टेंस R1। The V negative terminal is connected to input potential V input through a resistor R1। As the open loop voltage gain of an operational amplifier is very high, to eliminate the chance of disturbance from non-inverting terminal, it is grounded। तो हमने V जो पॉजिटिव है इसको ग्राउंड कर दिया है। अब प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल ग्राउंड की हेडिंग लिखी है, नाउ एज ओपन लूप वोल्टेज गेन इज वेरी हाई कंसीडर इट इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो 10⁵ को हमने इन्फिनिटी कंसीडर कर लिया है। इस वजह से जो ओपन लूप एम्पलीट्यूड गेन इन वोल्टेज है उसमें जो डिनोमिनेटर में मौजूद टर्म है वो 0 के इक्वल है। दैट मीन्स V प्लस माइनस V माइनस नियरली इक्वल टू 0 है और V प्लस नियरली इक्वल है V माइनस के। So if V plus is grounded, V negative is also virtually grounded. This is called principle of virtual ground. That means हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि चूंकि हमने V plus को ग्राउंड कर दिया है इसलिए V negative भी virtually ग्राउंड के ऊपर मौजूद है। अब आ रही है गेन ऑफ एन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर को फाइंड करने की। Now make the value of resistance R2 as high as possible, but no current should enter the op amp since we are unaware of its internal structure and working mechanism. Now apply Kirchhoff's current rule at point P, sigma I is equal to 0। तो इस डायग्राम में हमने जो करंट I1 है उसको I2 के इक्वल ही रखना है। तो I1 I2 के इक्वल आ जाएंगे, तो I1 I2 के इक्वल आ जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्योंकि I डेल्टा V ओवर R के इक्वल होता है तो I1 की जगह पे डेल्टा V1 ओवर R1 और I2 की जगह पे डेल्टा V2 ओवर R2 आ जाएगा। अब यहाँ पे पोटेंशियल R1 के क्रॉस है V इनपुट और यहाँ पे पोटेंशियल है V नेगेटिव जो हमने लिख दिए है इस डेल्टा V1 की जगह पे
क्योंकि करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ ही फ्लो करता है, इसलिए हमने पहले हाई पोटेंशियल और बाद में लो पोटेंशियल पुट किया है। फिर डेल्टा V2 की जगह पे क्या लिखा जाएगा, यहाँ पे आने वाला पोटेंशियल V माइनस और फिर R2 के राइट हैंड के ऊपर आने वाला पोटेंशियल V आउटपुट, ये पुट किया है, तो V नेगेटिव माइनस V आउटपुट। अभी हमने ये बात एक्सप्लेन की थी, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल ग्राउंड V प्लस V माइनस के नियरली इक्वल है, और चूंकि V प्लस ग्राउंडेड है, 0 के इक्वल है, तो V नेगेटिव भी वर्चुअल ग्राउंड के ऊपर मौजूद होगा। तो यहाँ पे मौजूद ये जो टर्म्स हैं, इनकी जगह के ऊपर हम जीरोस पुट कर लेंगे और फर्दर इक्वेशन बन जाएगी V इनपुट ओवर R1 इज इक्वल टू माइनस V आउटपुट ओवर R2। रीअरेंजमेंट्स कीजिए, R2 इस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, V इनपुट इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, ये इक्वेशन बनेगी। रीअरेंज किया है, नेगेटिव ऑपोजिट साइड पे ले गए हैं और V आउटपुट ओवर V इनपुट को गेन ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर लिख दिया है, so which is equation for gain of operational amplifier as inverting amplifier। तो यहाँ पे क्योंकि मैथमेटिकल स्टेप्स हैं और ज़्यादातर स्पेस पेज की एम्प्टी है, इसलिए क्वेश्चन ज़्यादा लेंथी लग रहा है। जब आप एक्चुअली इसको लिखेंगे तो ये ज़्यादा लेंथी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18.11, पूछा गया है द इनपुट्स ऑफ अ गेट आर 1 and 0, आइडेंटिफाई द गेट इफ इट्स आउटपुट इज ए पार्ट है 0 एंड बी पार्ट इज 1। तो हमें सबसे पहले जो हमने लॉजिक गेट्स पढ़े हैं जिनमें 2 इनपुट्स मौजूद हैं, उनके ट्रूथ टेबल देखने पड़ेंगे। सबसे पहले हम और गेट को देख लेते हैं। इनपुट्स हैं 0 0 0 1 1 0 1 1, चूंकि ऐड हो रहे हैं तो यहाँ पे 0 1 1 1 आएगा। अब हमसे पूछा यह गया है कि इनपुट 1 और 0 हो तो आउटपुट 0 आएगा या फिर 1 आएगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं, जब इनपुट्स 1 और 0 के इक्वल हैं तो आउटपुट 1 है, दैट मीन्स और गेट बी में फॉल करेगा। फिर ट्रूथ टेबल देखते हैं एंड गेट के लिए। इनपुट्स हैं 0 0 0 1 1 0 1 1, तो इस केस में मल्टीप्लिकेशन में जब भी 0 आएगा आंसर 0 हो जाएगा। तो इस वजह से अब हम जब देखते हैं इनपुट्स 1 और 0 को तो आउटपुट आती है 0 एंड के केस में, इसलिए ये ऑप्शन ए में फॉल करेगा। फर्दर अब हम बात कर लेते हैं ट्रूथ टेबल फॉर नॉट गेट की। तो यहाँ पे इनपुट्स क्या हैं 0 0 0 1 1 0 1 1, तो अब इनको ऐड कर दीजिए 0 1 1 1 और इन्वर्जन ले लीजिए 1 0 0 0। तो अब देखिए जब इनपुट्स 1 और 0 के ऊपर हैं तो आउटपुट 0 लेवल के ऊपर मौजूद है, तो इसका मतलब है नॉर गेट भी ऑप्शन ए में फॉल करता है। फिर उसके बाद बारी है नैंड गेट की। नैंड गेट में इनपुट्स क्या हैं 0 0 0 1 1 0 1 1, मल्टीप्लाई कर दीजिए 0 0 0 1 आएगा और इन्वर्जन ले लीजिए 1 1 1 और 0। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि ये जो नैंड गेट है इसमें इनपुट्स 1 और 0 हों तो आउटपुट 1 आती है, इसलिए ये कैटेगरी बी में फॉल करता है। और एक्सक्लूसिव और की बात की जाए तो यहाँ पे इनपुट्स 0 0 0 1 1 0 1 1 है, तो ए कॉम्प्लीमेंट आएगा 1 1 0 0 और बी कॉम्प्लीमेंट आएगा 1 0 1 0। अब हमने ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट करना है 1 0 1 0 और फिर ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी करना है, ये दोनों कॉलम्स मल्टीप्लाई होंगे, आंसर आएगा 0 1 0 0। दोबारा सबसे पहले हमने इन दोनों कॉलम्स को मल्टीप्लाई करना है। जब भी 0 आएगा तो जब भी मल्टीप्लाई होने वाली टर्म्स में 0 आएगा तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो 0 हो जाएगा। तो इसलिए हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो क्या हैं, वो हैं 0 0 1 0। इसके बाद हम इन दोनों कॉलम्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आंसर आएगा 0 1 0 0। अब इन दोनों को ऐड कर लेना है तो आंसर आएगा 0 1 1 0। तो अब देखिए यहाँ पे इनपुट्स 1 और 0 के ऊपर मौजूद हैं तो आउटपुट 1 है, इसलिए ये भी कैटेगरी बी में फॉल करता है। अब फर्दर बारी है एक्सक्लूसिव नॉर गेट की। तो इसमें अगर इनपुट्स 0 0 0 1 1 0 1 1 हो और यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट ले लिया जाए ए का, इधर कॉम्प्लीमेंट हो बी का, और उसके बाद हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर आता है 0 0 1 0। ये दोनों मल्टीप्लाई हों तो आंसर आता है 0 1 0 0। ये दोनों ऐड हों तो आंसर आता है 0 1 1 0। और इसके अलावा जब हम इस पूरी टर्म का फिर से कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो आंसर 1 0 0 1 आएगा। तो अब इनपुट्स 1 और 0 के ऊपर आउटपुट 0 है,
दैट मीन्स ये कैटेगरी ए में फॉल करता है। तो चूंकि हमने यहाँ पे बताना है कि जो आउटपुट्स 0 होंगी वो कब होंगी, आउटपुट्स 0 होंगी एंड गेट की सूरत में। एंड गेट के लिए जो बोलियन एक्सप्रेशन है वो a डॉट बी होता है। तो अगर यहाँ पे a की जगह पे 1 और b की जगह पे 0 हो तो मल्टीप्लाई होने के बाद आंसर 0 आना है। ऐसे ही इसके अलावा नॉर गेट 0 आउटपुट देता है इस केस में, उसके लिए आउटपुट होती है a प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। अगर a की जगह पे 1 और b की जगह पे 0 हो तो यहाँ पे 1 कॉम्प्लीमेंट या फिर 0 आता है। इसके अलावा नेक्स्ट गेट जो कि 0 आउटपुट देता है वो है एक्सक्लूसिव नॉर गेट। एक्सक्लूसिव नॉर गेट में x इज इक्वल टू a डॉट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस a कॉम्प्लीमेंट डॉट b होल कॉम्प्लीमेंट लिखा जाता है। तो अगर यहाँ पे हो 1 डॉट 0 कॉम्प्लीमेंट प्लस 1 कॉम्प्लीमेंट डॉट 0 होल कॉम्प्लीमेंट, तो ये बनेगा 1 डॉट 1 प्लस 0 डॉट 0। 1 डॉट 1 का आंसर क्या होता है 1 और 0 डॉट 0 का 0, दैट मीन्स 1 कॉम्प्लीमेंट दैट मीन्स 0। तो ये तीनों लॉजिक गेट्स हैं जो कि 0 आउटपुट देते हैं। उसके बाद 1 आउटपुट की बारी है। 1 आउटपुट के लिए और गेट यूज होता है इन इनपुट्स के लिए। सो और गेट लिखा जाता है a प्लस बी। तो जब यहाँ पे 1 प्लस 0 लिखा जाएगा तो आंसर 1 आएगा। इसके अलावा जब हम नैंड गेट यूज करेंगे तो इस केस में एक्सप्रेशन होता है a डॉट बी कॉम्प्लीमेंट। सो जब आप 1 डॉट 0 का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो आंसर 0 का कॉम्प्लीमेंट या फिर 1 आएगा। ऐसे ही एक्सक्लूसिव और गेट जिसका बोलियन एक्सप्रेशन x इज इक्वल टू a डॉट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस a कॉम्प्लीमेंट डॉट b होता है। तो यहाँ पे अगर 1 डॉट 0 कॉम्प्लीमेंट प्लस 1 कॉम्प्लीमेंट डॉट 0 लिखा जाए तो क्या लिखा जाएगा 1 डॉट 1 प्लस 0 डॉट 0, दैट मीन्स 1 प्लस 0 दैट मीन्स 1। तो ये जो तीनों गेट्स हैं और नैंड और एक्सक्लूसिव और, ये बी ऑप्शन में दैट मीन्स आउटपुट 1 देते हैं जब इनपुट्स 1 और 0 लॉजिक लेवल के ऊपर मौजूद हों तो। नेक्स्ट है शॉर्ट क्वेश्चन 18.12 MCQs हैं। कहा गया है टिक द करेक्ट आंसर। सो अ डायोड कैरेक्टरिस्टिक कर्व इज अ प्लॉट बिटवीन। इसके लिए हम जरा रिव्यू कर लेते हैं थोड़ा सा। हमने एक ग्राफ डिस्कस किया था जिसमें एक्स एक्सिस के ऊपर हमने पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज प्लॉट किया था और इसके यूनिट्स वोल्ट्स थे, और वाई एक्सिस के ऊपर हमने करंट को प्लॉट किया था। पॉजिटिव वाई एक्सिस में करंट मिली एम्पेयर्स में, पॉजिटिव वाई एक्सिस में करंट मिली एम्पेयर्स में, और नेगेटिव वाई एक्सिस में हमने इसे माइक्रो एम्पेयर्स में प्लॉट किया था। अब जो ग्राफ बना था वो इस किस्म का बना था कि यहाँ पे बहुत कम करंट था, लेकिन जैसे ही बैरियर पोटेंशियल को क्रॉस करते हैं, जो सिलिकॉन के केस में 0.7 वोल्ट है, तो करंट पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है। ऐसे ही रिवर्स बायसिंग के केस में इस तरीके से एक रिवर्स सैचुरेशन करंट फ्लो करता था जो कि टेम्परेचर डिपेंडेंट था, और एक सर्टन ब्रेकडाउन वोल्टेज के ऊपर आके यहाँ पे करंट फिर रैपिडली इंक्रीज करता था और एक नॉर्मल डायोड का स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाता था। अब यहाँ पे जो वोल्टेज की वैल्यू थी वो तकरीबन -20 वोल्ट्स और यहाँ पे तकरीबन -25 वोल्ट्स लिखी गई थी। तो बताइए ज़रा ये कैरेक्टरिस्टिक कर्व किन दो क्वांटिटीज के दरमियान में प्लॉट किया गया है। तो ये फॉरवर्ड वोल्टेज, तो ये वोल्टेज एंड करंट के दरमियान में प्लॉट किया गया है, जो कि ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कलर ऑफ लाइट इमिटेड बाय एलईडी डिपेंड्स अपॉन। तो वेवलेंथ जो इमिट होती है वो इस एक्सप्रेशन लैम्डा इज इक्वल टू hc/q VB से फाइंड आउट की जा सकती है, जहाँ पे VB बैरियर पोटेंशियल है। अब अगर सिलिकॉन के केस में बैरियर पोटेंशियल लिखा जाए तो वो 0.7 वोल्ट है, और जर्मेनियम के केस में ये वैल्यू 0.3 वोल्ट के इक्वल है। ये दोनों ही पोटेंशियल बैरियर्स जो वेवलेंथ देते हैं वो इंफ्रारेड पोर्शंस में देते हैं। सो ये हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन अगर हम कंपाउंड सेमीकंडक्टर डायोड्स बना लें जिनमें ग्रुप नंबर 3A और ग्रुप नंबर 5A के एलिमेंट्स के कंपाउंड्स मौजूद हों, इन ग्रुप्स को ग्रुप नंबर 13 और 15 भी कहा जाता है। तो इससे क्या होगा, हर डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट से डिफरेंट बैरियर पोटेंशियल वाला डायोड बनेगा। फॉर एग्जांपल अगर आप एल्यूमिनियम फॉस्फाइड बनाते हैं या फिर एल्यूमिनियम आर्सेनाइड बनाते हैं तो दोनों के बैरियर पोटेंशियल अलग होंगे और करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ्स इमिट होंगी वो भी अलग होंगी। फॉर एग्जांपल अगर किसी डायोड का बैरियर पोटेंशियल तकरीबन 1.77
589 वोल्ट्स हो तो उस केस में रेड कलर की वेवलेंथ इमिट होती है जो कि 700 नैनोमीटर के करीब होती है। और अगर कोई ऐसा कॉम्बिनेशन यूज किया जाए जिसके लिए बैरियर पोटेंशियल की वैल्यू 3.1078 वोल्ट के करीब हो तो फिर जो वेवलेंथ इमिट होती है वो वॉयलेट कलर की होती है और वो 400 नैनोमीटर होती है। तो अगर हमें एलईडीज बनानी है जो कि लाइट इमिट करें तो उनके मटेरियल्स के बैरियर पोटेंशियल इस रेंज में लाई करने चाहिए। तो इसका मतलब है कि जो लाइट इमिटेड है वो किस पे डिपेंड करती है? क्या ये फॉरवर्ड बायसिंग पे डिपेंड करती है? नहीं। क्या रिवर्स बायसिंग पे? जी नहीं। क्या अमाउंट ऑफ फॉरवर्ड करंट पे डिपेंड करती है? जी नहीं। तो किस पे डिपेंड करती है? द टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज्ड। तो किस पे डिपेंड करती है? द टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज्ड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ हाफ वेव रेक्टिफायर द डायोड कंडक्ट्स ड्यूरिंग 1/2 ऑफ द इनपुट साइकिल। इसके लिए हम क्या करते हैं, इस तरह से एक हाफ वेव रेक्टिफायर का सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं जिसमें इस तरह से एक डायोड एज अ रेक्टिफायर कनेक्टेड होगा, इसकी ये साइड P है, ये साइड N है। इन दोनों टर्मिनल्स के दरमियान में हमने इनपुट कनेक्ट करनी है और यहाँ पे इनपुट ड्रॉ करने के बजाय हम किसी ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी कॉइल भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और यहाँ पे इनपुट कनेक्टेड रिप्रेजेंट करने के बजाय हम किसी ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी कॉइल भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इसके अलावा जो हमने लोड कनेक्ट करना है वो इन दोनों टर्मिनल्स में यहाँ पे कनेक्ट करना है। तो ये है लोड रेजिस्टेंस RL जिसके क्रॉस DC चाहिए। अगर हम इसके इनपुट और आउटपुट वोल्टेज का ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश करें तो ये ग्राफ्स इस तरह से बनेंगे जिसमें पहला ग्राफ इनपुट वेव के लिए और दूसरा ग्राफ आउटपुट वेव के लिए होगा। हमने यहाँ पे इस डायरेक्शन में वोल्टेज प्लॉट करना है और जो एक्स डायरेक्शन है वहाँ पे टाइम प्लॉट किया जाएगा। तो अगर हम इस तरीके से यहाँ पे एक इनपुट वेव प्लॉट करते हैं जिसमें यहाँ तक टाइम पीरियड t के इक्वल है और यहाँ तक है t/2 तक के। अब अगर हम यहाँ पे एक वेव प्लॉट करें जिसमें यहाँ तक टाइम पीरियड के इक्वल हो और यहाँ तक टाइम हाफ ऑफ टाइम पीरियड के इक्वल हो और इधर टाइम 0 हो, तो यही वैल्यूज यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं। अब जब 0 से लेके t/2 तक का इंटरवल चलता है तो ये एंड पॉजिटिव और ये एंड नेगेटिव बनता है। और डायोड का जब P टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट हो और N टर्मिनल नेगेटिव से कनेक्ट हो तो डायोड फॉरवर्ड बाइस हो जाता है जिसकी वजह से कंडक्ट करना स्टार्ट कर देता है और यहाँ पे इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है जो कि लोड के क्रॉस डाउनवर्ड फ्लो कर रहा होता है। और इसके अलावा जब टाइम t/2 से लेके t तक आता है तो उस वक्त ये टर्मिनल नेगेटिव और ये पॉजिटिव बनता है। जब नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी P टाइप साइड से कनेक्ट हो और पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी N टाइप साइड ऑफ डायोड से कनेक्टेड हो तो डायोड रिवर्स बाइस होता है और कंडक्ट नहीं करता। तो इस वजह से क्या होता है कि यहाँ पे सिंपली सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल गुजर जाता है जबकि जो नेगेटिव हाफ साइकिल है वो ब्लॉक हो जाता है। तो इस वजह से जो हाफ वेव रेक्टिफायर है वो सिर्फ 1/2 ऑफ इनपुट वेव को कंडक्ट करता है जबकि सेकेंड हाफ को ब्लॉक कर देता है। अब अगर हम इस डायोड की पोलैरिटी रिवर्स कर दें तो हमें ये वाली वेव मिलने के बजाय ये वाली वेव मिलना स्टार्ट हो जाएगी। और अगर हम इस डायोड को यहाँ से उतार के इधर लगा दें सेम पोलैरिटी में तो भी हमें ये वाली वेव मिलेगी। दैट मीन्स जो 0 से लेकर t/2 तक का इंटरवल है वो कंडक्ट नहीं होगा, t/2 से लेकर t तक का इंटरवल कंडक्ट हो जाएगा। और अगर हम इस डायोड को यहाँ से उतार के इधर लगा दें और पोलैरिटी भी रिवर्स कर दें तो अगेन हमें यहाँ पे यही जो पॉजिटिव वेव है जिसमें 0 से लेकर t/2 तक कंडक्शन होती है और t/2 से लेकर t तक कंडक्शन नहीं होती, ये मिलना स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ ब्रिज रेक्टिफायर ऑफ फिगर 18.1 व्हेन Vi is positive at point B with respect to point A which diodes are on। तो हमें ये कहा गया है कि ये जो इनपुट वोल्टेज है ये यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है। दैट मीन्स पॉइंट B पॉजिटिव पोटेंशियल पे और पॉइंट A नेगेटिव पोटेंशियल पे मौजूद है। तो अब क्या होगा कि चूंकि डायोड D2 की P साइड पॉजिटिव टर्मिनल से और N साइड इस लूप से होते हुए नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, इसलिए डायोड D2 कंडक्ट करेगा, करंट यहाँ पे पहुंचेगा। डायोड D1 की N साइड कनेक्टेड है, वहां से फ्लो नहीं कर सकता, करंट इस पाथ को फॉलो करेगा, यहाँ पे पहुंचेगा
अब ये टर्मिनल पॉजिटिव है और ये वाला टर्मिनल नेगेटिव है, तो ये डायोड D4 भी फॉरवर्ड बायस हो जाएगा और करंट इस तरीके से यहाँ पे लूप कंप्लीट कर लेगा। डायोड D3 इसलिए कंडक्ट नहीं करेगा कि इसकी P टाइप और N टाइप साइड्स दोनों ही बैटरी के या पावर सप्लाई के पॉजिटिव टर्मिनल्स से कनेक्टेड हैं, तो इसके क्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन क्या है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, डायोड्स D2 एंड D4 जो कि फॉरवर्ड बायस्ड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉमन इमीटर एम्पलीफिकेशन फैक्टर बीटा इज गिवन बाय, तो बीटा की डेफिनेशन क्या है? इट इज रेशियो ऑफ कलेक्टर करंट टू बेस करंट, और इसकी वैल्यू जो है वो हंड्रेड्स में होती है। और इसके अलावा एक और करंट गेन फैक्टर अल्फा भी हम पढ़ चुके हैं जो कि IC/IE होता है। इसकी रेशो 1 से लेस होती है और 0.9 के करीब होती है, क्योंकि इमीटर करंट दो हिस्सों में डिवाइड होता है, बेस करंट में और कलेक्टर करंट में। तो जाहिर बात है कलेक्टर करंट इमीटर से कम ही होता है। तो यहाँ पे चूंकि बीटा के बारे में पूछा गया है तो करेक्ट ऑप्शन है IC/IB जो कि करंट गेन बीटा के इक्वल है। फिर है ट्रूथ टेबल ऑफ लॉजिक फंक्शन। किसी लॉजिक फंक्शन का ट्रूथ टेबल क्या बताता है? तमाम इनपुट और आउटपुट पॉसिबिलिटीज बताता है। सो सी करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि ए ऑप्शन में कहा गया है समराइजेस इट्स आउटपुट वैल्यूज, ऑप्शन बी में कहा गया है टेबुलेट्स ऑल इट्स इनपुट्स ओनली, और डी ऑप्शन में कहा गया है इज नॉट बेस्ड ऑन लॉजिक अलजेब्रा। तो तमाम जो लॉजिक फंक्शंस हैं वो लॉजिक अलजेब्रा के ऊपर ही बेस करते हैं। नेक्स्ट है द आउटपुट ऑफ अ 2 इनपुट्स और गेट इज 0 ओनली व्हेन इट्स, तो इसके लिए हम जरा ट्रूथ टेबल देख लेते हैं। इनपुट्स हैं लॉजिक लेवल 0 0 0 1 1 0 1 1 के ऊपर, और ऐड कर दीजिए, तो जब भी 1 आएगा तो जो आउटपुट है वो 1 के इक्वल आएगी। तो हमसे पूछा गया है कि आउटपुट 0 कब होगी? तो आउटपुट 0 सिर्फ तब होगी जब दोनों इनपुट्स लॉजिक लेवल 0 के ऊपर मौजूद होंगी। तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन है बोथ इनपुट्स आर 0। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अ 2 इनपुट्स NAND गेट विद इनपुट्स A एंड B हैज एन आउटपुट 0 इफ, तो इसके लिए हम यहाँ पे ट्रूथ टेबल देख लेते हैं। लॉजिक लेवल जो इनपुट्स के होंगे वो होंगे 0 0 0 1 1 0 1 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब भी मल्टीप्लिकेशंस में से कोई एक टर्म 0 होती है आंसर 0 आ जाता है, और फिर इस कॉलम को इन्वर्ट कर दीजिए। तो हमसे चूंकि पूछा गया है कि आउटपुट लॉजिक लेवल 0 के ऊपर कब मौजूद होगी किसी NAND गेट की, तो आउटपुट लॉजिक लेवल 0 के ऊपर तब मौजूद होगी जब दोनों इनपुट्स लॉजिक लेवल 0 के ऊपर मौजूद होंगे। सो बोथ A एंड B आर 1। फिर नेक्स्ट है द ट्रूथ टेबल शोन बिलो इज फॉर। ये ट्रूथ टेबल किस लॉजिक फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है? किस लॉजिक गेट का जो फंक्शन है उसकी तमाम इनपुट्स और आउटपुट्स पॉसिबिलिटीज़ को टेबुलेट कर रहा है। तो यहाँ पे ज़रा देखिए कि आउटपुट लॉजिक लेवल 1 के ऊपर मौजूद है जब इनपुट्स सेम लॉजिक लेवल के ऊपर मौजूद हैं, और जब इनपुट्स डिफरेंट लॉजिक लेवल्स के ऊपर मौजूद हैं तो आउटपुट 0 है। ये करेक्टरिस्टिक एक्सक्लूसिव नॉर गेट की है। तो इसके लिए अगर हम टेबल फिल कर लें तो इनपुट्स होंगी लॉजिक लेवल 0 0 0 1 1 0 1 1 के ऊपर। आप इस कॉलम को इन्वर्ट कर दीजिए, लिखा जाएगा 1 1 0 0। ये कॉलम इन्वर्ट कर दीजिए, लिखा जाएगा 1 0 1 0। उसके बाद इन दोनों कॉलम्स को मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर आएगा 0 0 1 0। फिर इन दोनों कॉलम्स को मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर आएगा 0 1 0 0। उसके बाद आपने इन दोनों कॉलम्स को ऐड कर लेना है, सो आंसर आ जाएगा 0 1 1 0, जो कि एक्सक्लूसिव और गेट की आउटपुट है। इसको एक दफ़ा और इन्वर्ट कर दीजिए 1 0 0 1, तो ये एक्सक्लूसिव नॉर गेट की आउटपुट है। और ये जो कॉलम है ये मैच कर रहा है इस लास्ट कॉलम के साथ। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, एक्सक्लूसिव नॉर गेट। तो यहाँ तक हमारे एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारे एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अंटिल द नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।